नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज किसान संगठनों के प्रदर्शन से बुरी खबर आई। किसानों का आंदोलन आज हिंसक हो गया। अभी तक पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर टेंशन थी, लेकिन आज दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पुलिस पर पथराव हुआ, पराली में मिर्च का पाउडर डालकर आग लगाई गई, पुलिस की तरफ फेंका गया, गड्डासों से हमला हुआ। इसमें 12 पुलिस वाले बुरी तरह घायल हो गए। किसानों का दावा है कि पुलिस ने उनके कैंप्स में घुसकर फायरिंग की, जिसमें एक नौजवान की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। हालांकि पुलिस ने किसी की भी मौत होने से इनकार किया है और इस बात को कोई अफवाह बताया। राहत की बात यह है कि हिंसा के बाद किसान नेताओं ने 2 दिन के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया। प्रदर्शनकारियों से कहा वो टकराव के हालात पैदा न करें, जहां हैं वहीं डटे रहें। अब 2 दिन बाद किसान संगठनों के नेता अपनी नई रणनीति का ऐलान करेंगे। हालांकि किसान संगठनों की जिद के कारण पंजाब हरियाणा बॉर्डर और दिल्ली के चारों बॉर्डर्स पर जबरदस्त टेंशन है। किसान नेता दिल्ली की तरफ बढ़ने पर अड़े हैं, हरियाणा की पुलिस उन्हें रोकने पर अड़ी है और पंजाब की पुलिस खामोशी से तमाशा देख रही है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर जंग जैसे हालात हैं। दोनों तरफ से तैयारी पूरी है। बॉर्डर पर दोनों तरफ पोकलैन और जेसीबी मशीनें खड़ी हैं। बॉर्डर की एक तरफ पुलिस के हजारों जवान हैं, दूसरी तरफ किसान संगठनों के हजारों प्रोटेस्टर्स। एक तरफ पुलिस के हाथ में टीयर गैस के गोले छोड़ने वाली बंदूकें हैं, दूसरी तरफ टीयर गैस से बचने के लिए गैस मास्क, स्विमिंग ग्लासेस और लाठी डंडों से लैस किसान। सरकार कह रही है कि किसानों से हर मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन किसान नेता कोई जवाब नहीं दे रहे। किसान आंदोलन के चक्कर में पंजाब और हरियाणा पुलिस भी आमने सामने है। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से कहा कि पोकलैन, जेसीबी मशीनें और मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स को बॉर्डर तक पहुंचने से रोके। पंजाब पुलिस ने ऑर्डर जारी कर दिया, लेकिन किसी को रोका नहीं। किसान आंदोलन की वजह से 2 राज्यों की सरकारें भी परेशान हैं। आम लोगों को भी जबरदस्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, रास्ते बंद हैं, इंटरनेट बंद हैं, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स टेंशन में हैं, लेकिन किसान नेता कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। सवाल है, आखिर किसान संगठन चाहते क्या है? सरकार से बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है? दिल्ली आकर किसान क्या हासिल करना चाहते हैं? और विरोधी दलों के नेता कैसे किसान संगठनों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं? इन सारी बातों पर सरकार का क्या कहना है, इन सारे सवालों पर बात करेंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाता हूं वो वीडियो जब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। दावा यह किया जा रहा है कि यह वीडियो खनौरी बॉर्डर पर हुई हिंसा का है। यह वीडियो विचलित करने वाला है। इसकी ऑथेंटिसिटी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है। हरियाणा पुलिस ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन राहुल गांधी ने यह वीडियो पोस्ट किया है और दावा किया है कि खनौरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई है। इसी दौरान एक नौजवान की मौत हुई। इस वीडियो में जिस तरह के हालात दिख रहे हैं वो चिंता पैदा करने वाले हैं। फायरिंग की आवाज आ रही है, टीयर गैस के शेल्स के फटने की साउंड सुनाई दे रही है। लोग इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, यह वीडियो राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, लेकिन यह वीडियो सही है या नहीं इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो देखकर यह पता नहीं लगाया जा सकता कि फायरिंग कौन कर रहा है, क्योंकि पुलिस ने बार बार दावा किया है कि उसकी तरफ से गोली नहीं चलाई गई। पुलिस ने कहा कि किसी की मौत नहीं हुई। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर जींद और संगरूर जिलों के बीच जगह है। यहां दोपहर तक तो माहौल शांत था,
लेकिन दोपहर के बाद अचानक हिंसा शुरू हो गई। पुलिस का कहना है कि किसानों की तरफ से पथराव शुरू हुआ, गंडासे चलाए गए, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। लेकिन प्रदर्शनकारी किसानों का इल्जाम है कि सेंट्रल पुलिस फोर्स ने पंजाब की सीमा में घुसकर किसानों पर हमला किया, फायरिंग की और गोली लगने से एक नौजवान प्रोटेस्टर की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि किसी की मौत नहीं हुई है, कुछ लोग घायल जरूर हैं, लेकिन कोई सीरियस नहीं है, सबकी हालत खतरे से बाहर है। हरियाणा पुलिस की एआईजी मनीषा चौधरी ने बताया कि किसानों ने पुलिस कर्मियों पर गंडासों और लाठियों से हमला किया। मनीषा चौधरी ने कहा, किसानों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर जलाया, जिससे पुलिस वालों की आंखें जलने लगी और जब वो देख नहीं पा रहे थे तभी पुलिस वालों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से यह अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन किसान नेताओं ने पुलिस के दावों को झूठा बताया। किसान नेताओं ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सरवन सिंह पंढेर ने आरोप लगाया कि सरकार ने उनके बीच कुछ शरारती तत्व घुसा दिए हैं, वही लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और पुलिस इसका फायदा उठाकर प्रदर्शनकारियों पर जुल्म कर रही है। सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। बठिंडा वाले लड़के की मौत बुलेट लगने से हुई है, उसके यहाँ पर सर के ऊपर बुलेट लगी है। हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व भी घुसाने की कोशिश की जा रही है। तो जिन्होंने कुछ प्रेस के तारे काट दी, उनकी ओपी वैनें इधर से निकाल दी, इसका हमें खेद है। जो हमने निर्णय लिया था कि लोगों को आगे नहीं जाने देंगे, लीडर आगे जाएंगे, आपने देखा कि हम आगे गए हैं और यहाँ की परिस्थितियां बिल्कुल कंट्रोल में। और हमारे ऊपर जब हम ऐसे करके जा रहे थे भाई आगे, हमारे ऊपर भी शेलिंग की गई है। तो सरकार की नीयत सबके सामने है कि पीसफुल ढंग से, पुरअमन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। मीडिया कर्मियों पर भी हमले हुए, टीवी चैनल्स की ओबी वैन्स को जलाने की कोशिश की गई और इसीलिए किसान नेताओं को माफी भी मांगनी पड़ी। लेकिन जब एक नौजवान की मौत की खबर फैल गई तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने रिएक्शन दिया। भगवंत मान ने कहा, खनौरी बॉर्डर पर एक किसान की मौत हुई है, वो इस मामले की पूरी जांच कराएंगे, किसी पंजाबी पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। भगवंत मान ने केंद्र सरकार से अपील की कि वो किसानों पर जुल्म करने के बजाय बातचीत से मसले का हल निकाले। नौजवानों में जोश है, जोश ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ
ਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਆਰਥਿਕ ਆਪਣੇ ਮਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਧਰ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਕੜ 'ਚ ਰਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ, ਕੋਈ ਫਰਕ नहीं पैंदा, इनका क्या है, ये तो गोलियां खा के चले जाएंगे। ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਪੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ कोई खुशखबरी किसानों को दी। इससे पहले खबर आई थी कि किसान संगठन मीटिंग करने वाले हैं और सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर फैसला करके इन्फॉर्म करेंगे। जब शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं की मीटिंग चल रही थी, तभी खनौरी बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच टकराव की खबर आई। यह अफवाह फैली। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 2 नौजवान प्रदर्शनकारियों की मौत का शिकार हो गए। प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और जैसे ही खबर फैली तो लोग भड़क गए। सारे किसान नेताओं ने मीटिंग खत्म करके खनौरी बॉर्डर की तरफ बढ़ने का ऐलान किया। जैसे ही किसान नेता आगे बढ़े, वैसे ही हरियाणा पुलिस ने एक बार फिर टीयर गैस चलाई। फिर भगदड़ मच गई। किसानों की अगुवाई कर रहे जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, सरकार ने आज उनको फिर से बातचीत का प्रस्ताव तो दिया, लेकिन सरकार की नीयत में खोट है। वो किसानों को बातचीत में उलझाकर मामले को टालना चाहती है। आज यहाँ जब हम आए, हमने फैसला लिया कि हम अपने लोगों को नहीं मरवाएंगे, हम आगे जाएंगे। हम गए वहाँ पे और उसके आगे सरकार ने हमें बातचीत का न्योता दिया। जब उन्होंने बातचीत का न्योता दिया है तो फिर हमने कहा ठीक है, हम बातचीत से क्यों, ये भी मैं बता दूं, कई बार सरकार फिर बाद में हमारे खिलाफ प्रचार करती है कि देखिए हम तो इनको बातचीत के लिए बुला रहे हैं, ये किसान हमारी न्योते को ठुकरा रहे हैं। हम कहीं पे एक भी गुंजाइश ऐसी नहीं छोड़नी चाहते कि इन आंदोलनकारियों को सरकार बदनाम करे। हम नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन यह जरूर कहा कि अगर बातचीत शुरू करनी है तो पहले इस बात पे ध्यान दिया जाए कि बातचीत जब भी होगी एमएसपी की गारंटी के कानून के हिसाब से। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले खनौरी बॉर्डर पर जो घटनाएं हुई उनका जिक्र किया था। आज वहीं से टकराव शुरू हुआ, उसी लेकर सारी बातें शुरू हुई। हमारे संवाददाता शोएब रजा इस वक्त खनौरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। वहां हालात कैसे हैं, इस समय क्या हाल है, जानने के लिए चलते हैं शोएब रजा के पास। शोएब, अब खनौरी बॉर्डर पर कैसे हालात हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए अभी तो हालात शांतिपूर्ण है, लेकिन आज का दिन शंभू बॉर्डर के मुकाबले खनौरी जो बॉर्डर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमागहमी का रहा और टकराव की जो स्थिति है वो इतनी गंभीर हुई कि 12 जो पुलिसकर्मी है वो ज़ख्मी हो गए और उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। सुबह से ही 10 बजे थे तकरीबन जब ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जो तादाद है पहले के मुकाबले ज़्यादा बढ़ने लगी और लगातार इस बात का आह्वान किया जा रहा था कि आज बॉर्डर पार करना है, हरियाणा की तरफ बढ़ना ही है, किसी भी हाल में रुकना नहीं है। कुछ युवा इस कदर ज़्यादा उत्तेजित थे कि वो किसी हाल में भी आगे बढ़ना चाहते थे। हमने ये भी देखा कि जैसे ही दोपहर का वक्त आया, एक वक्त ऐसा आया कि जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की और बहुत ज़्यादा क्योंकि बंदोबस्त किए गए थे इस तरह के कि आगे ना बढ़ा जाए, तो कुछ जो किसान थे वो अपने कंधे पर जो पराली होती है उनकी गठरियाँ लेकर बॉर्डर की तरफ बढ़े और एक जगह पर इकट्ठी कर दी। वहाँ पर मिर्च डालकर आग लगा दी गई और जो जहरीला धुआं था वो चारों तरफ फैल गया और विजिबिलिटी भी बिल्कुल ज़ीरो हो गई, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और उस वक्त ये भी देखा कि कई जो किसान थे और कई जो युवा थे वो आगे बढ़े, लाठी डंडे और धारदार जो हथियार थे गड़ा से वो लेकर पुलिसकर्मियों पर हमला किया गया। ये तमाम जो चीज़ें हैं
वो हुई और पुलिस कर्मियों ने भी फिर उनको रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक 12 के करीब जो पुलिसकर्मी है वो जख्मी हो गए थे। अभी कुछ देर पहले जिस तरह से ट्वीट आए, चाहे मुख्यमंत्री हो पंजाब के या फिर राहुल गांधी की तरफ से ट्वीट आया कि एक किसान की यहाँ पर मौत हो गई, इस तरह का दावा किया जा रहा है। हालांकि पुलिस कर्मियों की तरफ से या हरियाणा पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की गई। पुलिस अभी तक यही कह रही है कि इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है कि किसी किसान की मौत हुई हो, लेकिन 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। तमाम चीजें रही, एक टकराव की जो स्थिति है दिन भर रही। हालांकि बाद में पुलिस ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए तमाम जो किसान थे उनको पीछे की तरफ धकेला और बॉर्डर को फिर सुरक्षित किया और हरियाणा में कोई किसान ना घुस पाए, ये तमाम जो चीज़ है उसको सुरक्षित किया गया। अभी शांति है, लेकिन एक तनाव जरूर आज पूरे दिन रहा और इस तरह की जो संघर्ष है किसान और पुलिस के दरमियान वो लगातार जारी रहा। शोएब रजा, ये जानकर अच्छा लगा कि इस समय कम से कम वहाँ शांति है, हालात नॉर्मल हैं। तनाव तो ज़रूर होगा ही ऐसी स्थिति में। आप भी अपना ध्यान रखिए, आपका ये असाइनमेंट मुश्किल असाइनमेंट है, तो अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब रजा हमारे संवाददाता जो इस बॉर्डर पर मौजूद हैं, उनका कहना है कि आज दोपहर तक हालात सामान्य थे। दोपहर में किसान संगठनों के नेताओं ने तय प्लान के मुताबिक शंभू बॉर्डर से दिल्ली की तरफ मार्च का ऑर्डर दिया। तय किया गया कि फिलहाल प्रदर्शनकारी पुलिस के साथ किसी तरह का टकराव नहीं करेंगे। जो नौजवान हैं वो पीछे रहेंगे। बॉर्डर की तरफ सबसे आगे किसान संगठनों के नेता चलेंगे। इसके बाद गैस मास्क, स्विमिंग ग्लासेस और ग्लास शील्ड लेकर पूरी तैयारी के साथ वो मैदान में उतरे। जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंढेर समेत 10-15 किसान नेता बॉर्डर की तरफ बढ़े। किसान नेताओं के मास्क देखकर लग रहा था जैसे वो किसी केमिकल अटैक से बचने की तैयारी करके आए हैं। लेकिन आज दिन में शंभू बॉर्डर पर भी पुलिस और किसानों के बीच कई बार टकराव हुआ। शंभू बॉर्डर पर जब दोपहर में लगभग 3 बजे किसानों के एक बड़े जत्थे ने हरियाणा पुलिस के बैरिकेड को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो पुलिस ने किसानों के साथ टकराने के बजाय टीयर गैस के शेल्स छोड़े। किसानों में भगदड़ मच गई और बॉर्डर पार करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर आज जंग का मोर्चा नजर आ रहा था। बॉर्डर पर एक सड़क पर दिल्ली से अमृतसर जाने वाली सड़क है, दूसरी अमृतसर से दिल्ली की तरफ आती है। हरियाणा पुलिस ने दोनों रास्तों पर हैवी बैरिकेड लगाए हुए थे, जिससे किसान या अगर ट्रैक्टर या कोई भारी मशीन अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो उसे रोका जा सके। मौके पर हरियाणा पुलिस और सेंटर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान तैनात थे। किसानों की तरफ से लगातार बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा इस वक्त शंभू बॉर्डर पर हैं। शंभू बॉर्डर पर हंगामा हुआ, इसका क्या असर दिखाई दे रहा है, वहां क्या हाल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। पुनीत, क्या अपडेट आप दे सकते हैं इस समय? देखिए रजत जी, फिलहाल तो शंभू बॉर्डर इसमें पूरी तरह से शांति है, लेकिन आज दिन भर जो है वो गतिरोध का एक केंद्र जो है वो शंभू बॉर्डर बना रहा। वहां पर पहले तो सुबह 11 बजे की कॉल थी कि आज 11 बजे जो है यहां से हम बॉर्डर क्रॉस करके हरियाणा में प्रवेश करेंगे, लेकिन उसके बाद पंजाब पुलिस के एक अधिकारी आते हैं, किसानों के साथ मीटिंग करते हैं, क्योंकि उसी बीच अर्जुन मुंडा की तरफ जो कि कृषि मंत्री, उनका एक ट्वीट आता है, उसको लेकर उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचते हैं। मीटिंग चलती है और उसके बाद लेकिन उसके बाद 3 बजे के आसपास जो है वो माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाता है और कुछ एक जो लोग हैं वो स्टेज पर कब्जा कर लेते हैं। जहां पर किसान नेता मौजूद थे उस स्टेज पर कब्जा उनके द्वारा कर लिया जाता है और उसके बाद वहां पर माहौल जो है पूरी तरह से अशांत हो जाता है और वहां पर जो चाहे वो पंधेर हो उनको साइड में कर दिया जाता है और उसके बाद ऐलान किया जाता है मंच से, क्योंकि मंच उनके अधिकार में आ जाता है। उसके बाद मंच से ये ऐलान कर दिया जाता है कि यहाँ पर जो पोकलेन मशीन है, जो जेसीबी मशीन है, उनको लेकर हम आगे की तरफ कूच करेंगे और ये वहाँ पर पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल बन जाता है और उसके बाद पुलिस जो है वहाँ पर टीयर
गैस का इस्तेमाल करती है। लगातार वहाँ पर शेलिंग जो है उनके द्वारा की जाती है। हालांकि ये जो पूरा मामला था ये सिर्फ आधा घंटा या 15-20 मिनट तक वहां पर चला और उसके बाद जो किसान नेता थे वो हरकत में आए, उनके जो साथ में कार्यकर्ता थे, दूसरे जो लोग थे वो तमाम लोग हरकत में आए और उन्होंने शंभू बॉर्डर पर स्थिति को जो है एक बार फिर से संभाला और जो लोग थे उनको वहां से बाहर की तरफ निकाला गया और उसके बाद जो है वहां पर हालात जो है सामान्य हुए और अब फिलहाल 2 दिन के लिए जो है वहां पर किस तरह के प्रदर्शन पर जो है वो स्टे लगा दी गई है। 2 दिन बाद इस पर जो है आगे प्रदर्शन आगे बढ़ने का ऐलान जो है तो पुनीत, आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इन किसान नेताओं को साइडलाइन कर दिया और वो इस पूरे मूवमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उस स्थिति को संभाल लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी फिलहाल उस स्थिति को संभाल लिया गया है रजत जी। और क्योंकि वहां पर ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये कम से कम वहां पर आधा घंटा वहां पर इस तरह का तांडव वहां पर देखने को मिला कि वहां पर जो लोग थे उन्होंने 50 से 60 की गिनती में लोग थे, पूरा आंदोलन उन्होंने एक तरह से कैप्चर कर लिया और इस तरह भय का माहौल वहां पर उस समय खड़ा हो गया क्योंकि लगता था कि यहाँ पर अब कुछ बड़ा होने वाला है। जिस तरह से वहां पर अनाउंसमेंट होने लगे कि पोकलेन मशीन लेकर आगे बढ़ा जाए, जेसीबी मशीन लेकर आगे बढ़ा जाए, तो उस समय भय का माहौल वहां पर खड़ा हो गया, तैयार हो गया पूरी तरह से। हालांकि अगर किसान नेता समय रहते, अगर उस पूरे जो वहां पर घटनाक्रम वहां पर घटित हुआ अपने हाथ में वापस ना लेते तो शायद कुछ अनहोनी वहां पर आज हो सकती थी। जी पुनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। और मैंने शोएब से भी कहा था, आपसे भी ये कहता हूं, अपना ख्याल रखिए और हम लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस समय किसानों ने अपने आंदोलन को 2 दिन के लिए टाल दिया है। पुनीत परिंजा ये बता रहे थे। अब प्रदर्शनकारी 2 दिन तक दिल्ली की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन पुलिस और किसानों के बीच टकराव क्यों हुआ उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। असल में जो तस्वीरें शंभू बॉर्डर से आई उन्हें देखकर लगता है कि किसान संगठन बातचीत करने की मंशा से नहीं, पुलिस के साथ लड़ाई करने की, टकराने की नीयत से आए थे और तैयारी उसी हिसाब से की गई थी। किसान नेताओं ने 3 दिन पहले सीज फायर का ऐलान किया था और आज ये क्लियर हो गया कि इन 3 दिन में सरकार के साथ बातचीत भी हुई, लेकिन इसके साथ साथ प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के साथ टकराने की तैयारी की। बड़ी बड़ी पोकलैन मशीनें बॉर्डर पर पहुंच गईं। ये मशीनें 100-100 किलोमीटर दूर से लाई गई हैं। हालांकि सरकार पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर हो रही हलचल पर हर पल की नजर रख रही है, लेकिन जो रिपोर्ट सरकार के पास पहुंची उसके मुताबिक शंभू बॉर्डर पर करीब 14,000 प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। इनके पास 1200 से ज्यादा ट्रैक्टर हैं, पोकलैन मशीनें हैं जिन्हें मॉडिफाई किया गया है। मशीन में आर्मर्ड प्लेट्स लगाई गई हैं और इसके ड्राइवर को सेफ रखने के लिए चारों तरफ से प्लेटिंग कर दी गई है। पोकलैन मशीन के ड्राइवर के लिए जो कैबिन है उसको बुलेट प्रूफ बना दिया गया। मशीन के टायर्स को शेलिंग से बचाने का भी इंतजाम किया गया। पोकलैन मशीन के साथ साथ किसानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए जेसीबी मशीनें भी मंगवा ली थी। इन मशीनों को लोहे की मोटी मोटी प्लेट्स लगाकर और पावरफुल बना दिया गया ताकि जब बैरिकेडिंग तोड़ने की नौबत आए तो मशीनों को कोई नुकसान ना पहुंचे। जेसीबी मशीनों के ड्राइवर की सीट के चारों तरफ मोटी मोटी मेटल प्लेट्स लगा दी गई थी। मशीन के पहियों को सुरक्षित रखने के लिए भी प्लेट्स लगा दी गई। आज सुबह तक शंभू बॉर्डर पर लगभग 1200 ट्रैक्टर मौजूद थे। इससे पहले पिछले कुछ दिनों में किसानों के धरनों में ट्रैक्टर्स नहीं थे। अब जो ट्रैक्टर्स शंभू बॉर्डर पर पहुंचे हैं उनको बैरिकेड तोड़ने के लिए मॉडिफाई कराया गया है। ट्रैक्टर्स में क्रेन जैसे डिवाइसेस लगाए गए थे। कुछ ट्रैक्टर्स में ड्राइवर्स के सामने शील्ड लगा दी गई है जिससे वो बैरिकेड तोड़ने के लिए आगे बढ़ें तो पुलिस की शेलिंग का शिकार होने से बच सके। कुछ ट्रैक्टर्स में आगे की तरफ पंजे जैसी डिवाइस लगाई गई है जिसमें बैरिकेड्स को फंसाकर खींचा जा सकता है। कुछ ट्रैक्टर के पीछे बड़े बड़े पंखे लगाए गए हैं जिससे टीयर गैस के धुएं को वापस पुलिस की तरफ धकेला जा सके। और मजे की बात है कि किसान नेताओं ने खुद टकराव की तैयारी कर रखी थी और दूसरी तरफ वो प्रोटेस्ट मार्च को पीसफुल बनाए रखने की अपील कर रहे थे। आमतौर पे रियलिटी यही है कि बातचीत से मसले हल होते हैं, लेकिन सरकार का मन नहीं लगता बातचीत से हल कर। मेरी गुजारिश है, अपील है उनसे कि कीप इट पीसफुल। पीसफुल रहोगे तो आप जीतोगे। अगर वायलेंट हो गए तो मोर्चा
गलत हाथों में चला जाएगा और फिर मोर्चा जीत नहीं सकते। और आज की स्थिति में भारत सरकार जो है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो इस मोर्चे को गलत रंग दे रही है। लोगों का ये डेमोक्रेटिक राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी राजधानी में जाके पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी सरकार ने लोगों के लिए, खासतौर पे किसानों के लिए, दिल्ली जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए हैं और ऐसा माहौल बना दिया जैसे पंजाब नहीं, ये पाकिस्तान हो, ये कोई विदेशी देश के लोग हों। और सबसे अच्छी बात ये रही कि किसान, इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद सरकार ने प्रोवोक किया, पूरी तरह से कोशिश की कि वो वायलेंट हों, वो वायलेंट नहीं हुए, वो पीसफुल रहे। ये बहुत बड़ी बात है ये सरकार के मुंह। ये बात बिल्कुल सही है कि आंदोलन करने वाले अगर पीसफुली अपनी बात कहेंगे, शांतिपूर्वक अपनी बात कहेंगे, तो जनता भी उनके साथ रहेगी। अगर वायलेंस होगी, मारपीट होगी, झगड़ा होगा, टकराव होगा, तो इससे आंदोलन का नुकसान होगा। लेकिन कहना एक बात है, करना दूसरी। प्रोटेस्टर्स ने पुलिस के बैरिकेड तोड़ने की इतनी जबरदस्त तैयारी की थी, लेकिन सुबह सुबह किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने दावा किया कि सरकार ने किसानों के आंदोलन को कुचलने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा कि पंजाब में बीएसएफ को लगाया गया है और हरियाणा में रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। हालांकि पंडेर ने कहा कि वो शांति से आगे बढ़ेंगे, कोई नौजवान दिल्ली कूच में शामिल नहीं होगा, सिर्फ निहत्थे किसान नेता बॉर्डर की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि किसान सुरक्षा बलों के जवानों के साथ कोई टकराव नहीं चाहते। कोई युवा आगे नहीं जाएगा, किसान लीडर आगे जाएंगे। किसान डल्लेवाल साहब, पंडेर और सब बड़े लीडर सब आगे जाएंगे और कोई आगे नहीं जाएगा। आगे जाएंगे पीसफुली। सरकार प्रहार करेगी, खाली हाथों से जुड़ेंगे। सरकार हमारे ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। बीएसएफ पंजाब में भी घुसाई गई। हम अपने जवानों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, वो हमारे हैं। हम सरकार से आज भी मांग करेंगे कि दिल्ली से बड़ा फैसला करें। आप कहें कि एमएसपी का गारंटी कानून बनाएंगे, ये सारी स्थिति समाप्त हो सकती है, ये गतिरोध खत्म हो सकता है। तो ये निर्णय है कि हम पीसफुली, शांतमयी ढंग से आगे बढ़ेंगे, उस कमिटमेंट पर खड़े हैं। अगर हम मर भी गए, सब देश के वासियों को, युवाओं को अपील करते हैं, इस आंदोलन को पीसफुली चलाना। पीसफुली आंदोलन, सरकार खत्म होएगी, हम जीतेंगे। इस आंदोलन को हमारे पीछे भी जारी रखना है। हरियाणा पुलिस भी मुस्तैद थी। शंभू बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस की 2 दर्जन कंपनियां लगाई गई थी। इसके अलावा आरएएफ की 60 से ज्यादा कंपनियों को पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। पंजाब से किसानों के मूवमेंट पर नजर रखने के लिए हरियाणा पुलिस ने ड्रोन्स भी लगाए हुए हैं, जिससे किसानों के कैंप में हुई हरकतों का पता चलता रहे। सुबह से जब किसान बड़ी तादाद में बॉर्डर पर जमा होने लगे, तो हरियाणा पुलिस के हथियारबंद जवानों ने सड़क को पोकलैन और जेसीबी मशीनों से ब्लॉक कर दिया। पुलिस ने बॉर्डर पर जैमर भी लगा दिए। हरियाणा के 7 जिलों में दफा 144 लगाई गई है। आज रात 12 बजे तक इंटरनेट बैन कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने किसानों को पोकलैन और जेसीबी मशीनें देने वालों के खिलाफ केसेस दर्ज किए हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस से कहा कि वो किसानों तक ये बड़ी मशीनें ना पहुंचने दें, क्योंकि इससे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो सकती है और पुलिस के जवानों की जान पर खतरा हो सकता है। पुलिस बल की अगर बात करें तो हमारे पास जो है 50 के करीब लॉ एंड ऑर्डर कंपनीज हरियाणा पुलिस की वहाँ पर अलग अलग स्थानों पर हमने डिप्लॉय कर रखी हैं। खनौरी बॉर्डर पर भी है, हमारे शंभू बॉर्डर पर भी है, और इसके अलावा अर्धसैनिक पुलिस बल की भी 64 कंपनियां हमारे पास आई हुई थी, उनको भी हमने अलग अलग जगह पे तैनात किया हुआ है। हम प्रदर्शनकारियों से भी बार बार अपील कर रहे हैं कि प्रदेश में जो कुछ जिलों में धारा 144 लगाई गई है, उसको ध्यान में रखते हुए वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन करें और किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ना लें। हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट की है
कि इस प्रकार की सूचनाएं आ रही थी हमारे पास कि प्रदर्शनकारी अपने साथ भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन और हाइड्रा इत्यादि लेके आ रहे हैं। तो इस संबंध में हमने पंजाब पुलिस से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस प्रकार की मशीनों को जो है बॉर्डर तक ना पहुंचने दें, और हम प्रदर्शनकारियों से भी अपील करते हैं। और चूंकि उन्होंने खुद भी इस प्रकार की घोषणा कल शाम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है कि वे शांतिपूर्वक तरीके से धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की अपील का हम स्वागत करते हैं। और हम उनसे एक बार दोबारा अपील करते हैं कि इस प्रकार के किसी भी मशीनरी को धरना स्थल पर ना लाएं, क्योंकि इनका प्रयोग जो है शरारती तत्व पुलिस पर हमला करने के लिए कर सकते हैं और इससे जान माल का नुकसान भी हो सकता है। तो हमारी अपील यही रहेगी कि वो अपने प्रदर्शन को शांतिपूर्वक आगे रखें। केंद्र सरकार की तरफ से भी होम मिनिस्ट्री ने पंजाब सरकार को एडवाइजरी भेजी थी। पंजाब सरकार से किसानों को बॉर्डर पर इकट्ठा होने से रोकने के लिए कहा था। इसके जवाब में पंजाब सरकार ने भी होम मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि पंजाब सरकार ने किसानों को जमा होने की परमिशन नहीं दी, वो खुद बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। लेकिन हरियाणा बॉर्डर पर मूवमेंट रोक दिया गया था, इसलिए भीड़ बढ़ गई है। पंजाब सरकार ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार के अड़िये रवैये के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह ने कहा, हरियाणा और केंद्र की सरकारें किसानों को दिल्ली जाने दें, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किसानों का संवैधानिक अधिकार है। जो बॉर्डर पे सिचुएशन है वो बहुत टेंस है, और क्योंकि जो सरकार और जो आंदोलनकारी है किसान है, उनमें जो निगोशिएशन थी वो मतलब वो कहीं नतीजा नहीं निकला उसका, और किसानों ने फैसला किया है कि वो मार्च करेंगे। तो मैं पहले तो उनसे अपील करता हूं किसानों से कि वो शांतिपूर्वक रहें, और मैं प्रशासन से भी जो हरियाणा की सरकार है उनसे भी विनती करता हूं, और केंद्र की सरकार से भी, कि जो एक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो संवैधानिक उनका हक है कि वो शांति से मार्च कर सकें, वो उनको जरूर उसकी इजाज़त दें, और उनको दिल्ली जब जाना चाहते हैं तो उनको जाने दें। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है, और लोगों का ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो पीसफुल असेंबली और पीसफुल तरीके से अपनी मांगों मनवाने के लिए उनको जो भी प्रदर्शन करना चाहते हैं उनको इजाज़त दें। मैं एक बार सबसे फिर अपील करता हूँ। पंजाब के मिनिस्टर तो संभल कर बोले, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसानों के बहाने खुलकर मोदी सरकार पर अटैक किया। केजरीवाल ने कहा कि मोदी सरकार में खुलेआम अधर्म हो रहा है। किसानों को न तो उनके हक दिए जा रहे हैं, न ही राजधानी आने दिया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी के राज में तो जनता पर जुल्म की इंतहा हो गई है। आज हमारे किसान दिल्ली आना चाह रहे हैं, बताओ क्या कसूर है जी? दिल्ली तो कोई भी आ सकता है, दिल्ली तो देश की राजधानी है। उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं, आने दो दिल्ली में। हमने भी तो रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, रामलीला मैदान दे दो, बैठ जाएंगे बेचारे। अपना अधिकार, अपनी आवाज उठाने का तो सबको अधिकार है आर्टिकल 19 के अंदर संविधान के। किसानों को नहीं आने देते, ना उनकी फसलों का दाम। वो क्या मांग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम जो फसल पैदा करते हैं हमें अपनी फसलों का पूरा दाम मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। फसलों का दाम भी नहीं देंगे, प्रोटेस्ट भी नहीं करने देंगे। आज इस देश का युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी देने के इनके पास कुछ नहीं है, दर दर की ठोकरें खा रहा है। व्यापारी बुरे हाल है, महिलाएं, उनका घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई इन लोगों ने इतनी ज्यादा कर दी, और एक गरीब दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि झुग्गियां एक के बाद एक झुग्गियां तोड़ी जा रही है। तो खुलेआम इतना अधर्म हो गया, खुलेआम इतना चारों तरफ इतना ज्यादा अधर्म हो गया। अब कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया कि किसानों की मांगे जायज हैं, केंद्र सरकार को तुरंत मान लेनी चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, अगर सभी फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जा सकता तो सरकार कम से कम एसेंशियल कमोडिटीज पर तो किसानों को एमएसपी की गारंटी दे। खड़गे ने कहा, कांग्रेस अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को शामिल करेगी। हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड्स, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है। आज विरोधी दलों के ज्यादातर नेताओं ने किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर
मोदी सरकार को निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा, मोदी सरकार किसानों के साथ दुश्मनों जैसा सलूक कर रही है। किसान अपना हक मांग रहे हैं और बदले में उन्हें गोलियां मिल रही हैं। किसानों को फीड स्टॉक की जरूरत नहीं है, किसानों को एमएसपी की जरूरत है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पेंशन, हाँ, और जो किसान 2020 के आंदोलन में मारे गए हैं, 700 किसान की डेथ हो गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी। लखनपुर खीरी में अजय मिश्रा टेणी और उनके लोगों ने जिस किसानों को मारा है, कुचला है, उनको पूरी तरह से नुकसान भरपाई, ये किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है। कौन से फीड स्टॉक की बात सरकार कर रही है? एमएसपी अगर किसानों को देने पड़ती है, उनकी जो मांग है जिस उत्पादन के बारे में, तो 2.25 लाख करोड़ का ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ सकता है। और मुझे लगता है हमारे जो विश्व गुरु है, जो अपने देश को सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं विश्व में और पूरे विश्व में घूम रहे हैं, उनके लिए 2.25 लाख करोड़ कोई बड़ी रकम नहीं है। सरकार किसान संगठनों के साथ 4 राउंड की बात कर चुकी है। 5वीं बार आज फिर किसान नेताओं को बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। क्योंकि किसानों के साथ कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा बात कर रहे थे, इसलिए आज अर्जुन मुंडा ने फिर कहा, किसानों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले हैं। सरकार चाहती है कि बातचीत से रास्ता निकाला जाए। चौथे दौर तक की बातचीत होने के बाद किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई, हम उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। यह अपील है कि वो शांति बनाए रखे। बातचीत तो अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन जो किसान प्रोटेस्टर्स हैं वो दिल्ली के बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर दूर हैं, जहां उन्हें रोका गया है। लेकिन दिल्ली के हरियाणा और यूपी से लगने वाले बॉर्डर्स को भी सील कर दिया गया है। सिंघू, टीकरी, चिल्लुला और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस के साथ साथ आरएएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात हैं। कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। कार्गो कंटेनर्स लगाकर सड़क को बंद कर दिया गया है। चारों बॉर्डर्स पर वज्र वाहन तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर इंस्टॉल किए गए हैं। पुलिस ने दिल्ली की सीमा पर कंट्रोल रूम भी बनाए हैं। ड्रोन के जरिए हर हरकत पर पुलिस के अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर सील होने के कारण गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद से दिल्ली आने जाने वालों को आज ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। सड़क पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। लोग घंटों तक जाम में फंसे रहे। जब तक संयुक्त किसान मोर्चा, पंजाब के किसान संगठनों के प्रदर्शन शामिल नहीं है, लेकिन आज राकेश टिकैत की कॉल पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन किया। शामली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला, सड़क पर प्रोटेस्ट किया। मेरठ में राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर मार्च की अगुवाई की। टिकैत ट्रैक्टर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और इसके बाद राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार भले ही किसानों को रोकने की कोशिश करे, उन्हें मारे पीटे, लेकिन किसान मानेंगे नहीं। इस बार लड़ाई लंबी चलेगी। टिकैत ने कहा कि कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और उस मीटिंग में फैसला लिया जाएगा कि पंजाब के संगठनों के आंदोलन में शामिल होना है या नहीं। संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा।
ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त किया गया। ये रोष प्रकट करा है आज। किसानों को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता है और समाधान वापसी जाने का समाधान रास्ता है। पहले बातचीत होगी, उसमें समाधान निकले तो जब वो किसान वापस जाएगा, किसान वापसी जाएगा नहीं। लड़ाई क्या वो पीछे अटल लग रहे। ये तो 90 वर्ष देश की आजादी की लड़ाई चली है तो चलेगी। किसान हार के वापसी कभी नहीं जाता। अगला कदम एसकेएम की कल मीटिंग है, उसमें हम अपना तय करेंगे कि एसकेएम का क्या इसमें हो रहेगा। अभी एसकेएम बाहर से उसको देख रहा है, हमारा बाहर से पूरा समर्थन उन किसानों के साथ है। मैंने आपको सारे पक्षों की बात सुनवाई। पंजाब के किसानों के आंदोलन की स्थिति शीशे की तरह साफ है। सरकार बातचीत से रास्ता निकालना चाहती है। किसान नेता अब बात करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस किसी भी तरह से फोर्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहती है, पर प्रदर्शनकारी पुलिस को बार बार फोर्स का इस्तेमाल करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। पुलिस पर हमला किया गया। जिस तरह से पॉकलैंड और जेसीबी मशीनें आई हैं, वो प्रोटेस्ट की नहीं, पुलिस को मात देने की तैयारी दिखाता है। ये लोग चाहते हैं कि पुलिस प्रोवोक हो, एक्शन लेने पर मजबूर हो, बात बिगड़ जाए और वो सिंपैथी बटोर सकें। प्रोटेस्टर्स ने इंश्योर किया कि हरियाणा के बॉर्डर पर हालात नॉर्मल नहीं होने देंगे और सरकार के सामने स्टैंड रखा है कि बातचीत के लिए हालात नॉर्मल नहीं है। प्रदर्शनकारी किसान जानते हैं कि सरकार मजबूर है, न तो फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है, न किसान नेताओं को खुलकर क्रिटिसाइज कर सकती है। इलेक्शन सामने है, सरकार में बैठे लोग किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकते। और जो लोग किसान नेताओं को गाइड कर रहे हैं, उनमें मोदी विरोधी मोर्चे के पॉलिटिकल लीडर भी हैं, लेफ्ट लीनिंग के लोग भी हैं और इस सारी स्थिति का फायदा उठाने वाले कुछ यूट्यूबर भी हैं। सबको मोदी सरकार को परेशान करने का अच्छा मौका मिला है। वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते। जब जब सरकार किसानों के साथ कोई ब्रिज बनाती है तो पर्दे के पीछे बैठे ये लोग उस ब्रिज को तोड़ देते हैं। आज जब सरकार ने बात करने के लिए कहा तो यही लोग चिल्लाने लगे, सरकार डर गई, झुक गई, बात करने के लिए कह रही है, अब और प्रेशर बनाओ। जब सरकार की तरफ से बातचीत का ऑफर नहीं आता तो ये लोग कहते हैं सरकार बात तक करने के लिए तैयार नहीं है, दिल्ली कूच करो, बात करने का प्रेशर बनाओ। इसी वजह से इस बात की संभावनाएं कम है कि इस मसले का समाधान जल्दी निकलेगा। एक बात जरूर है, पिछली बार किसान आंदोलन को जिस तरह से जनता की सहानुभूति मिली थी, वैसी सिंपैथी इस बार नहीं है। आम लोग इस बात को तो सपोर्ट करते हैं कि किसानों को अपनी बात कहने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन पॉकलैंड चलाने का, जेसीबी से बैरिकेडिंग गिराने का, ट्रैक्टर्स लाकर रास्ते बंद करने का कोई समर्थन नहीं करता। जहां बच्चों के एग्जाम्स हैं, वहां पेरेंट्स परेशान हैं। जिन इलाकों में दुकानें बंद हैं, वहां दुकानदार परेशान हैं। दिल्ली के ऑफिस में काम करने वालों को कई कई घंटों जाम में फंसना पड़ता है। इन सारी बातों का असर लोगों के मन पर हो रहा है। लेकिन जो भी हो, किसानों की समस्याएं हैं, जेन्युइन है, समाधान बातचीत से ही निकलेगा, टेबल पर बैठकर निकलेगा। दोनों पक्षों को इसी दिशा में काम करना चाहिए। आज तक किसी प्रॉब्लम का हल टकराव से नहीं निकला। आज प्रियंका गांधी की कोशिश से उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के लिए थोड़ी सी राहत की खबर आई। अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ अलायंस के लिए राजी हो गए। अब लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगे। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस कुछ सीटों के लिए अड़ी हुई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सिर्फ वाराणसी की सीट कांग्रेस के कहने पर बदली। अखिलेश यादव ने जिन 31 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे, उनमें वाराणसी सीट पर सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम था,
लेकिन वाराणसी यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय की सीट है, वो उस पर लड़ना चाहते थे। कांग्रेस ने ये सीट मांगी, अखिलेश ने मान ली, लेकिन बदले में मध्य प्रदेश में भी एक सीट समाजवादी पार्टी के लिए मांग ली, जिस पर कांग्रेस तैयार हो गई। अब मध्य प्रदेश की खजुराहो सीट पर समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा। वहां कांग्रेस अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाएगी। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। हालांकि सीटों के बंटवारे की बात इतनी आसानी से फाइनल नहीं हुई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस की लीडरशिप से कोई बात नहीं की, राहुल से बात करने से इनकार कर दिया। इसके बाद कल रात प्रियंका गांधी एक्टिव हुई। प्रियंका ने अखिलेश से बात की और इसके बाद बात बन गई। अखिलेश मान गए। तब जाकर आज यूपी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की प्रदेश यूनिट के नेताओं ने गठबंधन का ऐलान किया। मजे की बात यह कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने यह बात खुलकर कही कि प्रियंका गांधी के कारण ही गठबंधन संभव हो पाया। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करें। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस पर सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट हैदराबाद से आया। ओवैसी ने कहा, अब मुसलमान दूल्हे की बारात में बैंड बाजा वाले बनकर नहीं जाएंगे। अखिलेश पहले भी सभी पार्टियों के साथ अलायंस करके देख चुके हैं। हर बार मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाते हैं, लेकिन अब तक वो बीजेपी को हरा नहीं पाए। इसलिए मुसलमान किसी अलायंस पर भरोसा नहीं करेंगे। अब वो अपनी कयादत खुद तैयार करेंगे। ये बारात तो बन चुकी है, अब इसमें बैंड बाजे की पार्टी में नहीं बन सकता, समझे ना। अक्सर होता यह है कि हमको बैंड बाजे के तौर पर इस्तेमाल किया गया भारत के मुसलमानों को, और बैंड बाजे की जो पार्टी होती है वो दूल्हा तो चले जाता है जहां पर उसका निकाह या शादी होता है, जो बैंड बाजे वाले हैं तो उनको बोलते हैं बाहर रुक जाओ। तो मैं तो बैंड बाजे का नहीं हूं। हाँ, बाजा बजाएंगे इंशाल्लाह, हम अपना अच्छी तरीके से बजाएंगे। अखिलेश यादव ने 2014 का चुनाव हारा बीजेपी के खिलाफ, 2017 का चुनाव हारा, 2019 का लोकसभा का चुनाव हारा, फिर 2022 का चुनाव हारे। और इन 4 चुनावों में खास तौर से जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ 2022 का, समाजवादी पार्टी की तारीख में, इनकी हिस्ट्री में इतना मुस्लिम वोट उनको कभी नहीं मिला, और उसके बावजूद भी वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। तो ये बार बार ये बोलना, खास तौर से अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज से आकर के हमको वोट दे दीजिए, हमको वोट दे दीजिए, ओवैसी को गाली देते हैं, एमआईएम को क्या क्या गालियों से नवाजते हैं, फिर भी बीजेपी को नहीं हरा पाते हैं। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। ओवैसी कितना भी कहें, उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स ज्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, और इसका फायदा कांग्रेस को भी होगा, क्योंकि आज इन दोनों पार्टियों का अलायंस तो हो ही गया है। लेकिन राहुल गांधी को न अलायंस होने से फर्क पड़ा, न सीट शेयरिंग का फैसला होने से। अब तक लगता था राहुल का सारा फोकस अपनी न्याय यात्रा पर है, लेकिन आज लगा कि फोकस न्याय यात्रा पर भी नहीं है, अब विदेश यात्रा पर है। राहुल न्याय यात्रा को आज उन्नाव होते हुए कानपुर तक ले आए। अब राहुल गांधी 2 दिन का रेस्ट लेंगे। इसके बाद 24 फरवरी को मुरादाबाद से यात्रा दोबारा शुरू करेंगे। फिर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक लेंगे। 27 फरवरी को राहुल इंग्लैंड चले जाएंगे। जब वहां से लौटेंगे तो फिर यात्रा फिर से शुरू होगी।
अब कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं कि अगर राहुल विदेश यात्रा पर रहेंगे और फिर न्याय यात्रा पर निकलेंगे तो सीटों के बंटवारे पर बात कब होगी, चुनाव की तैयारी कब शुरू होगी। मौसम का अपडेट आपको दे देता हूं। दिल्ली में तो अब सर्दी कम होने लगी है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। स्नोफॉल के बीच आज गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हुई। इसमें 20 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के करीब 800 एथलीट हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। इसके बाद गुलमर्ग में बिछी बर्फ की सफेद चादर पर प्लेयर्स स्कीइंग करते नजर आए। 5 दिन तक चलने वाले विंटर गेम्स के दौरान यहां पर नॉर्डिक स्कीइंग, एल्पाइन स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे कई कंपटीशन होने हैं। गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग, शोपियां, राजौरी, गुरेज, माचिल और राजदान टॉप जैसे इलाकों में पिछले 24 घंटे में 4 से 5 फीट तक बर्फ गिरी है। राजौरी के पीर पंजाल माउंटेन रेंज में बर्फबारी की वजह से ज्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं। सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने के लिए स्नो कटर्स लगाए गए हैं, लेकिन मुश्किल है कि इस मशीन आगे से बर्फ हटाती है और पीछे से नई बर्फ फिर जम जाती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जबरदस्त स्नोफॉल से टूरिस्ट बहुत खुश हैं। लोकल लोग भी बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि कारगिल में इस वक्त टेम्परेचर -17 डिग्री है। इसके बाद भी वहां जो लोग पहुंचे हैं, उनके जोश में, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मेरी तो आपको सलाह है, मौका लगे तो आप भी कश्मीर घूमकर आइए। सुंदर है, सुरक्षित है और अपना है।